तो चलिए, आप लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो रियल में कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक 9th का आप एसएसटी का क्वेश्चन क्यों नहीं बताते हैं। तो फाइनली आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th के एसएसटी के 40 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहता है। अगर आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, एसएसटी में भी 9th में अच्छे तरीका से हम तैयारी करके और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए आज के इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। उसके साथ ही साथ आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में बता देते हैं, अगर आप चाहते हो अच्छे तरीका से एग्जाम का प्रिपरेशन करना तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको 1-2 दिन से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए ताकि हमें को भी पता चल जाए कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रियल में तैयारी करने के इरादे से पढ़ने यहाँ पे आए हैं। चलिए, तो सबसे पहला जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। देखिए, वास्को डी गामा जो था ना, वो भारत आया था। और क्यों आया था, किस लिए आया था, कब आया था, ये सारी डिटेल हम आप सभी को सब्जेक्टिव के क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कोशिश करेंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है, सटीक जानकारी है, वो क्लियर करें। इसीलिए क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और ये अगर मैं बात करूं वास्को डी गामा, तो ये पुर्तगाली थे, है ना। और ये जो है समुद्री यात्रा करते हुए ये क्या किए थे, ये मतलब कि भारत आए थे। और क्यों आए थे, मसालों का व्यापार करने के लिए, व्यापारी की तरफ, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का यात्री था, तो वो पुर्तगाल का था, मतलब वो पुर्तगाली थे। बात यहाँ पे पहला क्वेश्चन में समझ में आ गई तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर नहीं समझ में आई, लगता है कि नहीं इसे रटना पड़ेगा, तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलो कि वास्को डी गामा जो है वो भारत में आया था किसके लिए, मसालों का व्यापार करने के लिए। और वो कहाँ का था, तो वो पुर्तगाल का था। और उसे पुर्तगाली बोला जाता था, ये भी कह सकते हो पुर्तगाल का था, ठीक है, पुर्तगाल का। ये बात समझ गए। इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लिख करके लाए हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस कहा जा रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, है ना। अमेरिकी जो स्वतंत्रता हुआ था उस संग्राम, तो उसका नायक किस चीज को, किन को माना जाता है, जैसा कि आप 4 ऑप्शन देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, जॉर्ज वाशिंगटन, ये जो है ना, इनको जो है अगर मैं बात करूं तो नायक बोला जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। और इसमें जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका देखने को मिलती है। जब इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा तो कंफर्म रूप से पता चल जाएगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 2 का सभी लोग ऑप्शन एक बार बी बोल दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर लिखना, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। ऑलरेडी ये क्वेश्चन का जवाब कोशिश करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बताए हैं। बहुत दिन पहले की बात है जब मैं करा रहा था ऑब्जेक्टिव का ही क्लास एसएसटी का, बहुत दिन पहले का है। तो आप सभी को बताया था कि 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो 3 का यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन बी सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि हम भी प्रॉपर समझ जाए कि सभी लोग अभी भी याद करने की ओर बढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या फिर मार्क्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको 4 से 5 बार हम भी बोलेंगे, आपको भी बोलना है। शक्ति के पृथक्करण
सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अगर एग्जाम में पूछेगा, कोई इंसान पूछेगा, तो बस एक ही चीज यहाँ पे याद रखना, माउंटेस्क्यू, है ना। माउंटेस्क्यू यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमको लगा कि नहीं इस क्वेश्चन को रख देना चाहिए, वो भी थर्ड नंबर पे, तो हमने इसको फोर्थ पे रखा। थर्ड छूट गया है ना, थर्ड पहले, इसके पहले इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए छोड़ दिया, लेकिन ये हमको लगा कि नहीं थर्ड पे रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा नंबर पे। लेकिन चौथा नंबर पे कोई बात नहीं है, इसे एकदम एक नंबर के जैसा याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसीलिए क्योंकि एग्जाम में ज्यादा बार पूछता है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने आप सभी को सबसे पहले बताने का प्रयास किया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ था, है ना, 1914 में। अब आप लोग चार को कमेंट बॉक्स देख कर, चार को ऑप्शन देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, जो हो जाएगा वो आप सभी को बता देना है। और एक बार फिर से बोल देता हूं, प्रथम विश्व युद्ध जो है ना वो कब हुआ था, 1914 में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर सी में है, तो यहाँ पे आसानी तरीका से हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज हमेशा याद रखना, नहीं याद रखते हैं गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में जाइएगा अंदाजिए कुछ लिखना पड़ेगा, इसीलिए पहले यहाँ पर याद करने का प्रयास कीजिए, याद होगा बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर आ गया, हिटलर कहाँ हुआ था, है ना, हिटलर का जन्म मतलब कि कहाँ हुआ था हिटलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिटलर। और हिटलर जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, है ना। और अगर पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, चार ऑप्शन देख लो, चार ऑप्शन, हिटलर हो गया, मेजनी हो गया, काउंट कपूर, बहुत सारे चीज ऑप्शन में आ सकते हैं। तो जहां कभी भी दिखे कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है चुनने को मिले, तो आसानी से कह दीजिएगा हिटलर। हिटलर को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर भी बोला जाता है, और उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, है ना। आप आसानी ऑस्ट्रिया में, है ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा। इसके बाद झारखंड राज्य कब बना, ये वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी को मैं मतलब कि अच्छे तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूं, या फिर नहीं भी बता पाऊं तो आप अच्छे तरीका से याद जरूर कर लीजिएगा। इसीलिए क्योंकि अगर मैं बात करूं तो झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था, पूरा 2000 याद तो सबको रहेगा, इसीलिए क्योंकि 2000 डायरेक्ट है, 2000 इसमें सन नहीं है। और जो मैं अभी जो बात बोला कि 2000 इसमें कोई अदरवाइज सन नहीं है, 2001 2004, ये बात हमेशा याद रहेगा। जब आप इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे तब क्या मैंने समझाया कि झारखंड राज्य का गठन डायरेक्ट 2000, झारखंड राज्य का गठन 2000 का नोट चला था, बस हम याद रख लेंगे कि झारखंड राज्य का गठन जो है ना 2000 का नोट, झारखंड राज्य का गठन मतलब 2000 का नोट। अब कोई भी लड़का, कोई भी इंसान इसे आसानी तरीके से याद कर सकता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चलो तुम बता दो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, बोल सकते हो कि हाँ सर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था, इसमें एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्साय की संधि कब हुई थी। आज के इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट था मेरा वर्साय की संधि, है ना, ये 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। और 1919 में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, है ना, रॉलेट एक्ट भी कब हुआ था, रॉलेट एक्ट भी आपका 1919 में हुआ था। उसके बाद में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके साथ ही साथ अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्साय की संधि भी हुआ था। एग्जाम में पूछेगा, कोई भी इंसान पूछेगा कि चलो बता दो कि वर्साय की संधि कब हुआ था, आपको ये नहीं याद रखना है कि 1919, आपको ये याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस वर्ष हुआ था उसी वर्ष वर्साय की संधि हुआ था। इस बात को आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन सन वाले चीज को हम याद करेंगे, पर डे भूल जाएंगे, है ना, पर डे मैं बोल रहा हूँ, आज याद करो कल भूल जाओ, कल याद करो परसों भूल जाओ। लेकिन अगर वही चीज को हम याद रख लेंगे कि वर्साय की संधि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में घूमता रहता है। तो ये बात समझ में आ गई कि वर्साय की संधि जो है, रॉलेट एक्ट जिस वर्ष हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय हुआ था। ये वाला बात आप सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, नाजीवाद का जनक कौन था। ये वाला भी क्वेश्चन
क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार पूछा हिटलर के बारे में, है ना। नाजीवाद का जनक जो था ना हिटलर था, नाजीवाद का जो जनक था वो कौन था, हिटलर था। ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने आप सभी को बताया। और आप सब कमेंट बॉक्स में चलो 9 का बी एक बार जरूर लिखो, इस तरीका से लिख दो, 9 का बी लिख दो, तीर का निशान नहीं अगर है तो 9 और एक डैश दे दो और बी लिख दो, ठीक है, 9 का बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सबको पता है, एक बार आप गेस करके बताओ कि हाँ परमाणु बम यहाँ पे गिरा हुआ था। चलो गेस करके बताओ। हम एक नहीं 10 सेकेंड का समय देते हैं, 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 10 सेकेंड का टाइम है, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं। नहीं बताइएगा कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज के बाद जब हम कभी भी पूछेंगे तो आप जरूर बताइएगा। चलिए बात करते करते 10 सेकेंड गायब हो गया। और अब मैं अगर फाइनल बात बताऊं तो परमाणु बम जापान में गिराया गया था, ठीक है, जापान में गिराया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, तो 10 का यहाँ पर भी याद कर लीजिएगा। और जापान जो है ना, वहां आज भी परमाणु बम गिरा था, वहां का मिट्टी आज भी लाल है। आप लोग सर्च करके देख सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो, है ना। अगर विश्वास नहीं होगा तो, विश्वास होगा तो ठीक है जान लो। उसके साथ ही साथ अगर मैं आप सभी को बता दूं तो वहां पे आज भी वहां का जो जनरेशन है ना वो सही तरीका से नहीं होता है। कोई मतलब कि अगर मैं बात करूं, कोई कम सुनता है, कोई एक आंख से देखता है, तो कोई मतलब कि लंगड़ा होता है, इस टाइप का। तो परमाणु बम का वो प्रभाव है। अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान क्या है। देखो सब अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत किस लेवल पे आता है, किस स्थान पे आता है पूरे विश्व में। तो सबसे पहला बात आप सभी को बताऊं, 11 नंबर क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल के अनुसार में भारत जो है 7वां नंबर पे आता है, 7वां नंबर पे भारत आता है। ये वाला चीज हमेशा के लिए आप लोग याद कीजिएगा। जिस तरीका से आप सभी को मैंने बताया कि भारत में जो राज्य है ना, तो भारत के सभी राज्यों में से एक राजस्थान का नाम सुने होंगे, है ना, राजस्थान। तो ये जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। एक आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य पूछेगा ना भारत का, तो क्या हो जाएगा, आपका जनसंख्या से उत्तर प्रदेश हो जाएगा और आपका क्षेत्रफल से राजस्थान हो जाएगा। उसी प्रकार से पूरे विश्व में भारत का स्थान जो है ना 7वां स्तर पे आता है। किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग से अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां स्थान पे आता है, बस याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लो अगला क्वेश्चन, भारत का मानक रेखा क्या है। अब ये वाला चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ये वाला चीज कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, चाहे कांस्टेबल का हो गया, कोई भी, मतलब कि दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, या फिर अगर मैं बात करूं तो एसएससी जीडी में भी इस सब का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये कि भारत का मानक समय रेखा क्या कहलाता है, क्या है। तो इसका जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट बोला जाएगा, इसको डिग्री बोला जाएगा, है ना। तो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री कितना 30 मिनट, याद रख सकते हो आसानी तरीके से। तो 12 का यहाँ पे फाइनली आप लोग सी याद कर लीजिएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एग्जाम में तो पूछे या फिर ना पूछे, लेकिन कंपटीशन में जरूर पूछता है। कंपटीशन में भी पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन आपसे बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, इसीलिए क्योंकि ये इस तरीका का क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों के जबान पे रहता है कि बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे बड़ा मीनार कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है। इस सब टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो 13 नंबर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट है। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे क्या याद कीजिएगा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, शायद माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे, सबसे ऊंचा चोटी कहलाता है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे एवरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो भारत अगर देखा जाए, जिस तरीका से पटना में जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 भागों में, एगो उत्तर दिशा एगो दक्षिण दिशा में बांटती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि दक्षिण भारत यहाँ पे बोला जा रहा है, पूरा भारत नहीं, सीधा सीधी बात हम आपको बता देते हैं।
सीधा एक दिशा बता के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और अगर यही पूछ देगा कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसमें दिशा लगाया हुआ है। ये नहीं है कि डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने 2-4 बार बोला। इसके बाद क्वेश्चन है संभार झील कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, यूपी या फिर एमपी। एमपी का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात के बारे में आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे अगर स्पष्ट रूप से बात बताऊं, संभार झील तो वो आपका राजस्थान में है ना, राजस्थान में जो है आपका संभार झील है। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि संभार झील कहाँ पे है, तो आसानी से कह देंगे राजस्थान में है, संभार झील राजस्थान में है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लोकतंत्र में भारत शासन कौन करता है? लोकतंत्र में मतलब कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है, यही ना चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। और भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर जो है शासन किसका चलता है? जनता का चलता है। मतलब लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो वो जनता करता है। ठीक है, जनता। जनता जब चाहे जब चुनाव करवा सकती है, जब चाहे जब अपना प्रतिनिधि को बदल सकती है, जनता जब चाहे जब किसी दूसरे को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता शासन करता है। ठीक है, ये वाला चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग ऑप्शन देख करके भीमराव अंबेडकर नहीं मारिएगा, इसीलिए क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 17 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? और ये भारत के लिए पूछा जा रहा है। मतलब बताओ, भारत में सबसे कम उम्र में कितना उम्र सबसे कम होना चाहिए ताकि हम वोट दे दे? तो वो 18 साल, यानी जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मतदान। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। ऑप्शन बी हम आसानी तरीका से बोल सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सभी लोगों को, अगर छोटा सा बच्चा से भी पूछिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, तो वो जवाब बता देगा ऑप्शन देख के, क्योंकि सब जानता है कि भारतीय संविधान 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। बात समझ में आया ना? और संविधान कौन लिख ले था, ये मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम कमेंट बॉक्स को पढ़ लेंगे, लेकिन बता जरूर दीजिए कि संविधान के लिख लेता। यहाँ पे आपको बता दिया ना। उसके बाद देखो, संविधान सभा का सभापति कौन होता है? संविधान सभा का यहाँ पे सभापति पूछा जा रहा है, तो संविधान सभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद करना सिंपल है, आसानी तरीके से याद कर सकते हो। संविधान सभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं कहिएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति। उसके बाद यहाँ पे मैंने गलती तो नहीं किया ना, राज्यसभा बोला था, है ना। उसके बाद देखो, उत्पादन के मुख्य साधन क्या है? पैसा, जमीन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन या फिर मशीन। आप यहाँ पे आसानी तरीका से देख के बता भी सकते हो कि हाँ सर 21 का सी हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें भूमि, जमीन, श्रम, मेहनत, पूंजी, पैसा और संगठन सभी चीजों को बताया गया है। तो 21 का यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिन रोजगार मिलता है? देखिए, मनरेगा जब लागू हुआ था ना, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक साल में कोई भी व्यक्ति एक साल में 100 दिन काम करेगा। मतलब 365 दिन एक साल में होता है, 365 दिन, और 365 दिन में से वो 100 दिन ही काम करेगा। ये मनरेगा के तहत है, ये नियम लागू हुआ था।
उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूं, यहाँ पे देख सकते हो हरित क्रांति किससे जुड़ी है ना। हरित क्रांति किससे जुड़ी है, 23 नंबर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद कर लो। देखो हरित मतलब कि हरा, हरा हरा क्या होता है, हरा यहाँ पे गेहूं होता है ना, गेहूं का पेड़ हरा नहीं होता है। तो हरित क्रांति मतलब गेहूं, सफेद क्रांति श्वेत क्रांति मतलब दूध, श्वेत क्रांति पूछेगा दूध बोलेंगे, और अगर हरा क्रांति हरित क्रांति पूछेगा हम हरा चीज गेहूं बोल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो पूछा है FCI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये चीज मेरी तरफ से एक बार जरूर याद कीजिएगा, चाहे इसमें 5 मिनट ही क्यों ना लगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो FCI का फॉर्म कंप्रेशन नहीं फूड इंडिया नहीं, फूड कंप्रेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे 24 का जो है परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे देखो भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है। देखो बहुत चीज मापने वाला यंत्र होता है, जैसे दूरी किलोमीटर में मीटर में मापता है, उसी प्रकार से स्पाइडोमीटर बाइक में लगल होता है जो दूरी बताता है, उसी प्रकार से बिजली को एम्पियर में मापा जाता है। तो उसी तरीका से मतलब कि कोई भी चीज को मापा तोला जाता है, जैसे गेहूं हो गया दूध को लीटर में। तो भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, तो भूकंप जो मापता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फैग्नोमीटर, है ना। स्फैग्नोमीटर, स्फैग्नोमीटर बोला जाता है, स्फैग्नोग्राफ चाहे स्फैग्नोमीटर, जो चीज अगर लिखा रहे आसानी से बता दीजिएगा, स्फैग्नोग्राफ स्फैग्नोमीटर आसानी से। इसके बाद यहाँ पे आसानी तरीका से देखिएगा, सुनामी शब्द किस भाषा से है ना, सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से उद्धत है, मतलब वो कौन सी भाषा से है। तो सुनामी जो आप सभी का है वो कहाँ से निकला है, तो वो जापानी भाषा है ना। सुनामी जो है क्या है, एक जापानी भाषा है, हमेशा याद रखिएगा। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 का यहाँ पर आप लोग आसानी तरीका से क्या बोल दीजिएगा, सी बोल दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से बस देखिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में सुनामी शब्द किस भाषा से, ये तो आपने बता दिया। यहाँ पर है कोसी नदी किसका शोक है। हम ऑलरेडी आप सभी को बताते रहते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी है, क्योंकि उसमें बार बार भूकंप आ जाता है, बार बार बिहार को क्षति पहुंचाता है। तो यहाँ पे 27 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि कोसी नदी जो है बिहार का शोक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अग्निशामक अग्निशमन नंबर क्या है। जैसे कि अग्निशामक यंत्र जो आग लगने के बाद में जो आता है ना फायर, और आग को मुझाता है, तो उसको बुलाना होगा तो कितने नंबर पे हमको कॉल करना चाहिए, सबसे पहला बात। तो सभी लोग एक बार बताइए तो क्या कॉल कीजिएगा, ये तो आप बता सकते हो, या फिर अगर नहीं जानकारी है तो जान लीजिए 101 है ना। 101 पे क्या किया जाता है, अग्निशमन नंबर है, 101 पे बुला सकते हो आसानी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के है ना, मिट्टी के खिसकने को क्या कहते हैं, मिट्टी के खिसकने को क्या कहते हैं। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या फिर तूफान। देखिए मिट्टी जब खिसकता है वो भूस्खलन हो गया, है ना, मिट्टी खिसकेगा वो भूस्खलन हो गया। भूकंप में तो साफ हिला देता है, बाढ़ में उसको ऊपर पानी आ जाता है, तूफान मतलब कि एकदम उधिया देता है, ठीक है। ये सब चीज से जानते होइएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए समुद्र के तल में जब भूकंप आता है ना, भूकंप समुद्र के तल में नीचे, तबे सुनामी आता है। सुनामी में देखिएगा ये पानी इस तरीका से रहता है, ठीक है, और एक ही बार में इस तरीका से उठ जाता है, इसके बाद उठने के बाद फिर एक ही बार में डाउन हो जाता है, फिर पानी यहाँ आ जाता है। तो भूकंप के कारण होता है, जब समुद्र के तली में भूकंप आता है ना तो उसी तरीका से होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मानसून डैम का आप लोग नाम सुने होइएगा, वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है मानसून डैम में। लेकिन सबसे कम वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे होता है, तो सबसे कम जो वर्षा होता है ना वो आपका जयपुर में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपुर में जो है ना सबसे कम वर्षा होता है भारत में। 31 का आसानी तरीका से क्या हो जाएगा, एक मिनट 31 का यहाँ पे ले हो जाएगा, ले, जयपुर नहीं ले हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, ले हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है,
ठीक है, 31 का बी याद कर लीजिएगा, गलती से भुला गया है ऑप्शन ने। इसके बाद यहाँ पे देखो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो 32 नंबर में एक पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में है। ठीक है, कहाँ पे है, असम में है। तो यहाँ पे आप सभी को 32 का बी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है कि सर यहाँ पे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में हो जाएगा। और ये चीज ऑलरेडी आज मैंने जो बताया वो जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। जैसे मैंने आपको क्षेत्रफल से बताया 7 नंबर, और यहाँ पे अब बताऊंगा जनसंख्या से आखिरकारी कई नंबर पे है। तो देखो जनसंख्या से ही 2 नंबर पे आ जाता है, ठीक है, 2 नंबर पे आ जाता है। लेकिन अगर बात करूं कि क्षेत्रफल से तो 7 और जनसंख्या से तो 2 नंबर पे, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या के बाद दूसरा नंबर पे भारत आता है। इसके बाद देख सकते हो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, क्लास 9 से लेके 10 तक इसको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाइएगा, तभी भी आप सोचिएगा कि सर एग्जाम में आएगा कि नहीं। तो आप सभी को अगर कोई पूछ देगा कि नहीं आएगा ना, तो उसके फेरा में नहीं पड़िएगा। इसीलिए क्योंकि ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये आपका भारत की बात किया जा रहा है बेसिकली तरीका से कि भारत में लोकसभा में कुल कितने को सीट है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ की ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि 543 को सीट हो जाएगा। ठीक है, 543 को सीट है। देखो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आसानी तरीके से बता दीजिएगा, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसके मुख्य जो न्यायाधीश होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो 37 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा सी राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है शिक्षा का अधिकार। स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं तो संविधान के 21वां संविधान के जो ए खंड है ना, ए, उसमें शिक्षा का अधिकार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हो, बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो बिहार में अगर मैं बात करूं तो मौसमी और प्रच्छन्न है ना, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, और हरित क्रांति मतलब गेहूं से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखो मेरा बताने का काम था, मैंने बता दिया। अब याद करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा जो काम है मैंने कर दिया। और ये चीज़ को अगर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बैठिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम जाएगा, नहीं एग्जाम में बैठिएगा नहीं दीजिएगा एग्जाम, नहीं नंबर आएगा। तो अगर खुद से पढ़ना है, आगे कंपटीशन की तैयारी करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आई होप कि आज के 40 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।